हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं रमन विश्वास और ये हमारा चैनल घरी पाठशाला में आप सभी को वेलकम है, स्वागत है। तो जैसे कि 11th का पहला चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें कि पहला लेक्चर में हमने जाना कि मैटर क्या होता है और मैटर एनर्जी कैसे आपस में रिलेटेड है। उससे रिलेटेड एक हमने न्यूमेरिकल भी किया था। अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे पहले लेक्चर में जा सकते हैं, देख सकते हैं। सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 2 आएगा। 2 में हम लोग जो मैटर है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करेंगे और हो सके तो केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारा सा एक गुड मॉर्निंग विश के साथ हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हम बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन 2 तरीके से होता है। मैटर को हमने क्लासिफाई किया हुआ है 2 तरीके से। एक हो सकता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन and the second one is chemical classification. फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन जो उसका स्टेट है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके बेसिस पे हमने क्या किया है, जितने भी मैटर है उनको हमने क्लासिफाई किया हुआ है। कुछ गैसेस हैं, कुछ सॉलिड हैं, कुछ हमारे पास लिक्विड्स हैं। तो इन सभी को उनके स्टेट के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया हुआ है। तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आएगा। तो इसमें क्या है हमारे पास? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हो गया सॉलिड, लिक्विड और ये हो गया गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन में जो है, इसमें 2 तरीके का होता है। एक होता है मिक्सचर और एक होता है प्योर सब्सटेंस। ठीक, केमिकल क्लासिफिकेशन में इसको 2 तरीके से हमने डिवाइड किया हुआ है। एक होता है मिक्सचर और दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर जो होता है वो 2 तरीके का हो सकता है। एक होगा होमोजेनस मिक्सचर और एक होगा हेट्रोजेनस मिक्सचर। देखो, मिक्सचर जो है वो 2 तरीके का हो सकता है, एक होमोजेनस और एक हेट्रोजेनस। वैसे ही प्योर सब्सटेंस जो होंगे वो भी 2 तरीके के होंगे। एक होगा एलिमेंट और दूसरा होगा कंपाउंड। इस पे यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपाउंड, स्पेस का मैं थोड़ा सा, कंपाउंड। अब कंपाउंड्स भी जो है 2 तरीके आप लोगों ने सुना होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कंपाउंड भी बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये बहुत ही एकदम सिंपल सा फ्लो चार्ट है। इसको आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं नोट करने लायक। एक सिंपल इंट्रोडक्शन टाइप का मैंने आपको बता दिया है। अभी यहाँ पे देखो, मेन जो है मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? होमोजेनस मिक्सचर होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो कोई एक मिक्सचर है जिसमें 2 कंपोनेंट या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट आपस में मिलके मिक्सचर बनाए। ठीक है, अब मिक्सचर जो है वो, उसमें दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, मतलब कि दोनों अच्छे से मिलना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे एक सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन।
तो वाटर में क्या होता है, शुगर को ऐड किया जाता है और शुगर जो होता है पूरे सॉल्यूशन में इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने से वो हर जगह शुगर की अमाउंट सेम होने के कारण हर जगह हम लोग को थोड़ा सा कोई भी पार्ट ले लो आपको उतना ही मीठा लगेगा जितना कि बाकी जगह। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और इसे ही हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर। समझ में आ गया। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होगा? हेट्रोजेनस मिक्सचर सिंपल सी बात है। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होगा? जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, कहीं ज़्यादा हो जाए कहीं कम हो जाए, तो उस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो सॉलिड को जब हम लोग आपस में मिला देते हैं ना, जैसे कि सैंड और सॉल्ट, या सैंड या शुगर हम लोग मान लो बात कर ले, या वाटर में आप क्या करो थोड़ा सा कुछ आटा वगैरह या सैंड वगैरह कुछ मिला दो, तो यूनिफॉर्मली वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, कहीं पे ज़्यादा होता है कहीं पे कम होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। समझ में आ गया। तो यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब हम देखते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर मतलब क्या होता है, एकदम प्योर, मतलब जैसे पानी। पानी की अगर बात करें तो पानी प्योर कब होगा, जब उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो केवल पानी के ही, उसमें कोई अदर चीज नहीं होनी चाहिए। पानी का एक छोटा सा पार्टिकल या उसका केमिकल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो पानी जो है, जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है वो होता है H2। ठीक है, तो इसको रब करके आगे की कहानी हम बात करते हैं। कंपाउंड के बारे में समझेंगे, वाटर कंपाउंड्स। देखो वाटर है, वाटर का सबसे छोटा वाला जो पार्टिकल है जिसको कि हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वो H2O से मिलके बना होता है ना। तो वाटर का क्या है, H2। ठीक है, तो ये एक कंपाउंड है, वाटर का एक कंपाउंड, वाटर इज ए कंपाउंड H2O। अब कंपाउंड की डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। अच्छा, अगर हम लोग बात करें वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन या वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, तो इसका कैसे फॉर्मूला लिखेंगे? इसका होता है वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2 N2, ये सब जो है मॉलिक्यूल्स है। समझ में आ गया। अब मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? व्हेन टू और मोर देन टू atoms combine together to form a new substance the substance called मॉलिक्यूल। देखो समझो इस चीज को, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, वो नया सब्सटेंस जो है वो नया सब्सटेंस ही एक मॉलिक्यूल कहलाएगा। समझ में आ गया। जैसे कि H2O का अगर हम लोग बात करें तो ये देखो इसमें कितने एटम्स हैं। H2O को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H2O, इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन का एक एटम प्लस हाइड्रोजन का दूसरा एटम प्लस ऑक्सीजन का एक एटम। तो कितने टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? टोटल एटम इक्वल टू 3, जिसमें से डिफरेंट एटम कितने होगा? 2 डिफरेंट एटम है। डिफरेंट एटम इक्वल टू 2, एक हाइड्रोजन हो गया एक ऑक्सीजन हो गया, तो डिफरेंट एटम कितने हो गए? 2 होगा। टोटल एटम कितने हो गए? 3 होगा। समझ में आ गया। तो जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन हो जाए और कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बना दे, उसी सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, जो आपस में कंबाइन होके जो फॉर्म हुआ है उसी को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। समझ में आ गया। अब इसको हम कंपाउंड भी बोलते हैं, ये कंपाउंड भी है, दिस इज अ कंपाउंड। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे।
अभी उससे पहले आप लोग एक काम कीजिए, एक चीज़ समझ लीजिए, एटम क्या होता है एकदम क्लियर समझ लीजिए। एटम क्या होता है, बहुत ही एक छोटा पार्टिकल होता है। किसी भी सब्सटेंस का हम बात करें तो सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है। समझ में आ गया? मॉलिक्यूल हो सकता है या एटम हो सकता है। मॉलिक्यूल मान लीजिए इसको हमने ब्रेक किया और हमको क्या मिला, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को भी जब हम ब्रेक करेंगे ना तो उसमें से हमको एटम मिलेगा। समझ में आ रहा है? और एटम जो है, एटम वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। मॉलिक्यूल को भी तोड़े तो उसमें से एटम्स बाहर निकले। समझ में आ गया? प्योरेस्ट फॉर्म होता है। अच्छा, अब दूसरी बात हम लोग समझे कि एक बैग है, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। बहुत सारे एटम्स हैं। जैसे गोल्ड जो है, गोल्ड का सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा गोल्ड का एटम कहलाएगा। वैसे सिल्वर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाएगा, एक एटम कहलाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात मान लेते हैं इस डाई का, ये कलर जो है हमारे पास, जो मार्कर है, मार्कर का जो कलर है, इस कलर का अगर छोटा पार्टिकल को लेंगे तो वो एक मॉलिक्यूल होगा, ना कि एक एटम होगा, क्योंकि वो बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाया जो कि एक डाई का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ एटम्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हमको कंफ्यूज करती हैं, सबसे पहले हम चाहेंगे कि इसको हटा दिया जाए, इसको समझ लिया जाए। तो हम बात कर रहे थे पहले एटम्स के बारे में। तो एटम्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम, बहुत ही बेसिक सा होता है। अब एटम तो सिंगल पार्टिकल जो होता है उसको हम एटम कहते हैं। जब मान लो एक ग्रुप है और उसमें केवल एक ही तरीके का एटम हो, a group of atoms and the group having only one type of atom, then this is called element सब्सटेंस या एलिमेंट को हम लोग कैसे ये करेंगे, डिफाइन करेंगे। एलिमेंट्स a substance that only contains a substance that contains only one type of atom, contains only one type of atom is called element। एलिमेंट मतलब क्या होता है, एक मान लो एटम का बैग है, बैग को ही हम एलिमेंट बोल रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम को एक बोरा में बंद कर दो, उस बोरे को ही हम क्या बोलेंगे, ये एलिमेंट है, क्योंकि उसमें केवल एक ही टाइप के एटम्स हैं। ठीक है, एक आयरन का रॉड ले लेंगे, उसमें केवल आयरन के ही एटम्स होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट है। समझ में आ गया? एटम और एलिमेंट में मेरे ख्याल से जो भी कंफ्यूजन था वो तो खत्म हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स में अब देखो, एलिमेंट हो गया तो इसको हम एक एलिमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सेम एटम्स है। ऑक्सीजन ही दो है, दोनों सेम एटम है। खाली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। तो ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, एक एलिमेंट है, हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन है। समझ में आ रहा है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, और ये एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाएगा। तो अभी देखो, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स फिर दो तरीके के होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, when two or more than two different atoms combine together
in a ratio, in a fixed proportion of, in a fixed ratio, then it is called molecule of compound. When two or more than two same atoms combine together, then they are called molecule of एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो, ये जो मैंने लिखा है यहाँ से एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि मॉलिक्यूल का मतलब तो बस इतना ही है कि दो एटम आपस में जुड़ गए, बस इसी को, दो एटम या दो से ज़्यादा एटम जो है आपस में जुड़ गए, जुड़ के जो बना वो मॉलिक्यूल हो गया। अब वो मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, या वो एलिमेंट का मॉलिक्यूल भी हो सकता है। एलिमेंट का कब होगा, जब सेम तरीके का एटम अगर है तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर डिफरेंट है, दो या दो से ज़्यादा तरीके का अगर एटम आपस में कंबाइन हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन का एटम आ गया, ऑक्सीजन का, दोनों चिपक गए, दोनों कंबाइन हो गए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कि वो एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। समझ में आ गया। तो इसके लिए एग्जांपल क्या है, एग्जांपल बहुत सारे हैं भाई, NH3, CO2, H2O, सभी में देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दो अलग अलग डिफरेंट जो है एटम्स आपस में कंबाइन हुए हैं इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, यानी फिक्स रेशियो, बाय मास बोल लो या बाय नंबर ऑफ एटम्स बोल लो, ठीक है। तो दोनों में क्या है, डिफरेंट एटम्स कंबाइन हुए हैं, यहाँ पे भी डिफरेंट एटम कंबाइन हुए हैं, यहाँ पे भी डिफरेंट एटम कंबाइन हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो H2 हो गया हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन O2, Cl2 एक्सेट्रा, ये सभी P4, S8, ये सभी जो है वो क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, क्योंकि उसमें केवल सिंगल तरीके का क्या है, एटम। चलिए, ये सब पूरा क्लियर हो चुका है, हमने ये पूरा क्लियर करा दिया है। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जल्दी खत्म करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखो एक्चुअली प्रॉपर्टीज क्या होता है, पहले ये प्रॉपर्टीज समझ लो। प्रॉपर्टीज से आप क्या समझते हैं? प्रॉपर्टीज किसी एक सब्सटेंस या किसी एक मेटल की वह क्वालिटी जो उसे दूसरे मेटल से अलग करता हो, वो क्वालिटी जो हमको बताता है कि ये मेटल इस मेटल से अलग है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी प्रॉपर्टी बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका देखो, दोनों ये दोनों मेटल है और इसका जो कलर है, इसका कलर अलग है, कलर अलग हो सकता है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, ये मेटल दोनों में अंतर है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो हर मेटल, जितने भी मेटल हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, वो सब क्या है, एक दूसरे को अलग कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज है जो एक दूसरे को अलग करती हैं, तो वही क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज। नाउ प्रॉपर्टीज कितने तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं। देयर मे बी टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द सेकेंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, आप जान सकते हैं कि किसी भी एक मैटर की बात करें तो उसके स्टेट, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि वो किस स्टेट में लाई कर रहा है, जैसे कि गैसियस है, लिक्विड है, सॉलिड है, क्या है, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके अलावा उसका कलर जो है वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसका डेंसिटी एंड सो ऑन जो भी है, उसका वॉल्यूम, मास वगैरह, जितने भी वेट जो है, वो पूरे जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। उसमें किसी तरीके का कोई भी
चेंज आपको नहीं दिखे। चेंज इन द सेंस कैसा चेंज, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे वो किसी के साथ रिएक्ट करके नया सब्सटेंस नहीं बना देगा। केमिकल प्रॉपर्टी में ये होता है कि हम दूसरे किसी एक मैटर को दूसरे मैटर के साथ मिलाने पर एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है, किस टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, उसके बेसिस पे हम उसको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, अलग करते हैं। वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। समझ में आ गया? केमिकल प्रॉपर्टी में हम रिएक्शन कराते हैं, उसके प्रोडक्ट के बेसिस पे उसका रिएक्शन करने के तरीके, बिहेवियर को देखते हुए हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके लिए हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये भी जो है दो तरीके का होता है। देखो, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास के थर्मोडायनेमिक्स को जब आप देखोगे इलेवेंथ क्लास के थर्मोडायनेमिक्स को जब आप देखोगे तो वहाँ पे आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा। आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इसके लिए हम लोग जान लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टी विच डू नॉट depends on the amount of substance, which do not depends on the amount of substance, जो अमाउंट सब्सटेंस के अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उस प्रॉपर्टी को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। देखो, कई सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जैसे कि मैंने बताया कलर, भाई कोई एक सब्सटेंस है, उसका कुछ कलर होगा तो उसको क्या तोड़ देंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा क्या? ये पेन है, पेन का कुछ कलर है, इसको तोड़ दूंगा तो उसका कुछ कलर चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टी उसका जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी में इंटेंसिव जो प्रॉपर्टी होता है वो उसमें अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन कुछ सर्टेन ऐसा भी चीज होता है जो क्या होता है, उसके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसका वजन, वेट, तोड़ दूंगा तो इसका कलर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका जो मास होगा, वेट होगा, वो चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रहा है? तो इसमें जो चेंज हो जाएगा तोड़ने पर, उसे हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो चेंज नहीं होगा उसे हम बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। दोज प्रॉपर्टीज which depends on the amount of matter is called extensive properties। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो इसके देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इंटेंसिव कलर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इसकी डेंसिटी हो गई, मोलैलिटी हो गया, मोलैरिटी, स्पेसिफिक हीट, कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह। ये सभी के सभी जो होते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। ठीक है, आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि जितने भी कंसंट्रेशन के टर्म्स होते हैं वो सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये तो आप नोट कर ही लो, आप धीरे धीरे समझ जाओगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन सा इंटेंसिव होता है, कौन एक्सटेंसिव होता है। एकदम
2-4 बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। बस आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि जैसे यहाँ पे आपको बता दिया कि स्पेसिफिक हीट कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक हीट कंडक्टिविटी किसको कहते हैं, अगर इतना ही आपको पता है तो आप बता दोगे कि वो एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। समझ में आ गया? तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे मास वॉल्यूम हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया। यहाँ पे देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहाँ पे हीट कैपेसिटी एंड सो ऑन एक्सेट्रा, है ना। तो ये सभी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगे। अभी देखो आपको एक नोट यहाँ पे नोट कर लेना है। नोट डिवीजन of two extensive properties always be an intensive। जैसे डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, लेकिन इसको अगर फॉर्मूला आपको पता होगा तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे डेंसिटी ये क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि मास और वॉल्यूम जो होते हैं दोनों क्वांटिटी जो होते हैं क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दोनों को जब हम डिवाइड कर दिए तो डिवाइड करने पर जो भी आता है वो हमेशा क्या होगा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो ये हमको नोट में लेके चलना है। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो भी आप किसी भी चीज का निकालने का फॉर्मूला पता होगा तो भी आप बता सकते हैं कि ये क्या है, इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। समझ में आ गया? दूसरी बात, अब यहाँ तक हमने खत्म कर लिया है, प्रॉपर्टीज की मैं बात कर लिया है। अगला लेक्चर जो हमारे पास आएगा वो होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो टोटल 5 लॉज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और जिसको कि हमको एक एक लॉज को हम लेंगे और कुछ क्वेश्चंस उसमें करेंगे। ज़्यादा लेंथी वीडियोस वहाँ पे नहीं बनेंगे, शॉर्ट वीडियो बनेगा। केवल लॉज, एक एक लॉज को हम लोग लेके चलेंगे। तो चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय।